आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर दुनिया दो एक्सट्रीम व्यू में बंटी हुई है। जहां कुछ लोग इसे भविष्य मान रहे हैं तो वहीं दूसरे लोग इसे अपनी नौकरी खोने या सैलरी कम होने का सबब। लेकिन इस बात से कोई इनकार कर ही नहीं रहा है कि एआई प्रोडक्टिविटी बढ़ाने वाला है। और इसी से एक सवाल भी खड़ा होता है, एआई आगे आपकी जिंदगी आसान बनाने वाला है या मुश्किल? और यह सवाल आपकी नौकरी और सैलरी से कहीं बड़ा सवाल है। क्या ऐसा हो सकता है कि एआई एडॉप्शन के बाद आपकी सैलरी तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन आपके कॉस्ट ऑफ लिविंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर सब सस्ती और सुलभ हो जाएगी? बेसिक सर्विसेज का क्वालिटी पेनिट्रेशन छोटे गांव कस्बों तक पहुंच जाएगा। यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर एआई प्रोडक्टिविटी गेन बढ़ाएगा तो उसका बेनिफिशियरी कौन होगा? एआई गेन डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा वर्कर, कंज्यूमर और कैपिटल ओनर के बीच? ये इंस्टीट्यूशंस तय करेंगे या फिर मार्केट फोर्सेज की बार्गेनिंग पावर? एआई के फुल एडॉप्शन के बाद की दुनिया कैसी होगी? और एआई इकोनॉमी में कमाई के बंटवारे की असली लड़ाई क्या रहेगी? और आज एक सबसे जरूरी सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको ऐसे 1.5 लाख रुपए की सैलरी की जिंदगी बेहतर लगती है जहां आपके खर्चे 1,40,000 हो, या फिर सिर्फ 1 लाख के सैलरी की जिंदगी जहां खर्चे भी बस 70,000? यही सबसे जरूरी सवाल है आज एआई ड्रिवन फ्यूचर इकोनॉमी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी विद रवि सिन्हा। कल्पना कीजिए, साल 2035 है। सुबह 7 बजे पंकज की नींद खुलती है। उसकी स्मार्ट वॉच रात की नींद, हार्ट बीट और ब्लड शुगर पैटर्न देखकर चेतावनी देती है कि अगले 6 महीनों में डायबिटीज का रिस्क बढ़ सकता है। वो हॉस्पिटल नहीं जाता। उसका एआई हेल्थ असिस्टेंट पुराने मेडिकल रिकॉर्ड्स, फैमिली हिस्ट्री और लाइफस्टाइल डेटा का विश्लेषण करके डाइट और एक्सरसाइज प्लान बनाता है। एक डॉक्टर केवल हाई रिस्क फाइंडिंग को वेरीफाई करता है। जिस मेडिकल कंसल्टेशन पर कभी 2,000 रुपए खर्च होते थे, उसकी इफेक्टिव कॉस्ट अब 200 रुपए है। पंकज की बेटी सुबह स्कूल जाने से पहले एआई ट्यूटर के साथ मैथमेटिक्स पढ़ती है। ट्यूटर हर सवाल के बाद यह समझता है कि बच्ची फॉर्मूला नहीं समझती या लैंग्वेज में अटक रही है। एक ही क्लास में बैठे 40 बच्चों को एक जैसी होमवर्क देने की बजाय हर बच्चे को अलग अभ्यास मिलता है। जिस पर्सनलाइज्ड कोचिंग पर परिवार 8,000 रुपए महीना खर्च करता था, उसका बड़ा हिस्सा अब स्कूल सब्सक्रिप्शन में शामिल है। पंकज ऑफिस पहुंचता है। पहले जिस फाइनेंशियल रिपोर्ट को तैयार करने में 3 दिन लगते थे, अब एआई एजेंट 2 घंटे में उसका पहला ड्राफ्ट बना देता है। पंकज का काम स्प्रेडशीट भरना नहीं, एजम्पशन को चैलेंज करना और मैनेजमेंट को डिसीजन समझाना है। लेकिन एक समस्या है, पंकज की सैलरी पिछले 5 वर्षों में केवल 20% बढ़ी है। उसकी प्रोडक्टिविटी शायद 60% बढ़ चुकी है। तो बाकी 40% प्रोडक्टिविटी गेन कहाँ गया? क्या वो कंपनी के प्रॉफिट में गया? क्या प्रोडक्ट की कीमत कम हुई और वो क्लाइंट को पास कर दिया गया? क्या पंकज के वर्किंग आवर्स घटे? क्या सरकार को ज्यादा टैक्स मिला जिससे हेल्थ केयर और एजुकेशन सस्ती हुई? या एआई प्लेटफॉर्म चलाने वाली कुछ कंपनियों के शेयर होल्डर ज्यादा अमीर हो गए? यही एआई इकोनॉमी का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। एआई कितना इंटेलिजेंट होगा, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि एआई से पैदा हुई दौलत का मालिक कौन होगा। यह सवाल इसलिए भी जरूरी है कि प्रोडक्टिविटी और प्रोस्पेरिटी एक ही चीज नहीं है। प्रोडक्टिविटी का सीधा अर्थ है कम समय, कम लागत या कम रिसोर्सेज में ज्यादा आउटपुट पैदा करना। यदि एक एम्प्लॉय 8 घंटे में 10 रिपोर्ट बनाता था और एआई की मदद से 15 रिपोर्ट बनने लगे, तो उसकी प्रोडक्टिविटी 50% बढ़ गई। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि उसके सैलरी भी 50% बढ़ेगी। बढ़ी हुई प्रोडक्टिविटी 5 अलग रास्तों से डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। पहला, वर्कर को हायर सैलरी या बोनस मिले। दूसरा, उसके वर्किंग आवर्स कम हो जाएं। तीसरा, कंज्यूमर को प्रोडक्ट सस्ता मिले। चौथा, कंपनी का प्रॉफिट बढ़े। पांचवा, सरकार टैक्स लेकर पब्लिक सर्विसेज बेहतर करे। छठा रास्ता भी है, कंपनी आउटपुट और वर्कलोड दोनों बढ़ा दे, लेकिन एम्प्लॉय की सैलरी और लीजर लगभग वही रहे। इस स्थिति में टेक्नोलॉजी ने वर्कर का जीवन आसान नहीं बनाया, उसने केवल एम्प्लॉयर की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई। इसलिए एआई डिबेट को केवल कितनी जॉब जाएगी तक सीमित करना गलत है। असली सवाल है, एआई वर्कर को रिप्लेस करेगा या नहीं। इसके साथ ही यह भी पूछना होगा कि एआई वर्कर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा तो उस गेन में वर्कर का हिस्सा कितना होगा। वो हिस्सा डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट शेयर्ड रिसोर्सेज से भी। अगर ये वीडियो आपने यहां तक देखा है तो ये आपके काम की बात है। लगे हाथों इस वीडियो को लाइक, हाइप और शेयर कर लें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।
एआई एडॉप्शन अब भविष्य नहीं, वर्तमान है। फुल एडॉप्शन कोई निश्चित तारीख नहीं है। इंटरनेट की तरह एआई भी अलग अलग इंडस्ट्रीज, देशों और ऑक्यूपेशंस में अलग स्पीड से फैलेगा, लेकिन एडॉप्शन की स्पीड असाधारण है। अमेरिका के नेशनली रिप्रेजेंटेटिव सर्वेज में 2024 के अंत तक लगभग 40% वर्किंग एज लोगों ने जनरेटिव एआई का इस्तेमाल किया था। लगभग 23% एम्प्लॉयड रेस्पोंडेंट्स ने पिछले सप्ताह काम के लिए इसका उपयोग किया और करीब 9% ने हर वर्किंग डे इस्तेमाल किया। रिसर्चर्स ने पाया कि शुरुआती वर्क प्लेस एडॉप्शन की गति पर्सनल कंप्यूटर के शुरुआती एडॉप्शन जितनी तेज है, जबकि कंज्यूमर एडॉप्शन उससे भी तेज रही। एआई का इस्तेमाल महंगा लग्जरी भी नहीं रहा। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स के अनुसार जीपीटी 3.5 स्तर का बेंचमार्क परफॉर्मेंस देने वाली इन्फ्रेंस की कीमत नवंबर 2022 से अक्टूबर 2024 के बीच लगभग 280 गुना घटी। एआई हार्डवेयर की प्राइस परफॉर्मेंस में ही तेजी से सुधार हुआ। इसका अर्थ यह है कि आज जो टेक्नोलॉजी केवल बड़ी कंपनी अफोर्ड कर सकती हैं, वो आने वाले वर्षों में छोटे बिजनेस, स्कूल, क्लिनिक और इंडिविजुअल प्रोफेशनल के लिए भी उपलब्ध हो सकती है। 2026 में करीब 750 कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स के सर्वे पर आधारित एनबीईआर नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च स्टडी ने आधे से अधिक फर्म्स एआई इन्वेस्टमेंट कर चुकी थी। एग्जीक्यूटिव्स ने प्रोडक्टिविटी गेन्स रिपोर्ट किए, विशेष रूप से फाइनेंस और हाई स्किल सर्विसेज में, लेकिन मेजर्ड गेन्स परसिव्ड गेन्स से कम थे। संकेत यह है कि ऑर्गेनाइज्ड रीडिजाइन और रेवेन्यू इंपैक्ट में समय लग रहा है। स्टडी को निकट भविष्य में एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट कोलैप्स का स्पष्ट एविडेंस नहीं मिला। हालांकि बड़ी फर्म्स वर्कफोर्स रिडक्शन की अधिक उम्मीद कर रही थी और रूटीन क्लरिकल रोल्स पर दबाव दिखाई दिया। यानी एआई का पहला फेज है टूल एडॉप्शन, दूसरा फेज होगा वर्कफ्लो रीडिजाइन और तीसरा फेज होगा बिजनेस मॉडल रीडिजाइन। असली डिसरप्शन तीसरे फेज में आएगा। एआई पहले जॉब्स नहीं, जॉब्स के भीतर टास्क बदलता है। एक अकाउंटेंट का पूरा प्रोफेशन ओवरनाइट खत्म नहीं होगा, लेकिन उसके काम के भीतर डेटा एंट्री, इनवॉइस मैचिंग, रिकॉन्सिलिएशन, बेसिक कॉम्प्लायंस, ड्राफ्टिंग, रूटीन ऑडिट, सैम्पलिंग, ऐसे टास्क ऑटोमेट हो सकते हैं। इसी अकाउंटेंट के जजमेंट, क्लाइंट नेगोशिएशन, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, अकाउंटेबिलिटी, स्ट्रेटेजिक एडवाइस जैसे टास्क ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आईएलओ की 2025 ग्लोबल असेसमेंट के अनुसार दुनिया में लगभग हर 4 में से एक वर्कर ऐसे ऑक्यूपेशन में है जिसमें जनरेटिव एआई का कुछ एक्सपोजर है, लेकिन केवल करीब 3.3% ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट सबसे ऊंचे एक्सपोजर कैटेगरी में है। आईएलओ का निष्कर्ष है कि अधिकांश ऑक्यूपेशंस में पूर्ण रिप्लेसमेंट से ज्यादा संभावना जॉब ट्रांसफॉर्मेशन की है। क्लरिकल ऑक्यूपेशंस सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड हैं, जबकि प्रोफेशनल और टेक्निकल ऑक्यूपेशंस का एक्सपोजर भी टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटी बढ़ाने के साथ बढ़ा है। आईएमएफ की अलग मेथोडोलॉजी के अनुसार लगभग 40% ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट एआई से प्रभावित हो सकती है। एडवांस्ड इकोनॉमीज में एक्सपोजर करीब 60%, इमर्जिंग मार्केट्स में 40% और लो इनकम इकोनॉमीज में लगभग 26% आंका गया है। ध्यान रहे कि एक्सपोजर का अर्थ जॉब लॉस नहीं है। कई एक्सपोज्ड जॉब्स में एआई वर्कर का कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, जबकि अन्य में लेबर डिमांड कम कर सकता है। यह डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एआई किसी ऑक्यूपेशन को नहीं खा जाता, वो ऑक्यूपेशन के टास्क को एक एक करके एब्जॉर्ब करता है। और जब किसी जॉब के 40% टास्क ऑटोमेट हो जाएं, तो कंपनी के सामने 3 विकल्प होंगे। पहला, उतने ही एम्प्लॉइज से ज्यादा आउटपुट लेना। दूसरा, कम एम्प्लॉइज से वही आउटपुट लेना। तीसरा, एम्प्लॉइज के वर्किंग आवर्स कम करना। टेक्नोलॉजी तीनों विकल्प संभव बनाती है। कौन सा विकल्प चुना जाएगा, यह मार्केट डिमांड, कंपटीशन, लेबर लॉ और बार्गेनिंग पावर तय करेंगे। प्रोडक्टिविटी गेन का पहला रास्ता वर्कर की सैलरी। एआई ऑप्टिमिस्ट कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो वेजेस भी बढ़ेगी। यह संभव है, लेकिन ऑटोमेटिक नहीं। कस्टमर सपोर्ट एजेंट्स पर किए गए एक फील्ड स्टडी में एआई असिस्टेंस से प्रोडक्टिविटी औसतन लगभग 14% बढ़ी। नोविस और कंपैरेटिवली लो स्किल्ड वर्कर्स में गेन करीब 34% था, जबकि सबसे अनुभवी वर्कर्स को बहुत कम बेनिफिट मिला। एआई ने एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स की टैसिट नॉलेज को नए वर्कर तक पहुंचाने का काम किया। ये एक होपफुल स्टोरी है। एआई स्किल गैप घटा सकता है। नए एम्प्लॉय को 6 महीने का अनुभव हासिल करने में 6 महीने न लगें। वो एआई असिस्टेंट से 2 महीने में उस प्रोडक्टिविटी लेवल तक पहुंच सकता है। लेकिन एम्प्लॉयर इस गेन का क्या करेगा? मान लीजिए एक सपोर्ट एजेंट पहले घंटे में 10 क्वेरीज हैंडल करता था और अब वो 14 करता है। कंपनी कह सकती है
तुम 40% ज्यादा प्रोडक्टिव हो इसलिए सैलरी 15% बढ़ेगी। लेकिन कंपनी ये भी कह सकती है अब 100 एजेंट का काम 75 एजेंट कर सकते हैं, या वो सैलरी वही रखकर कस्टमर प्राइस घटा सकती है, या प्राइस और सैलरी दोनों वही रखकर मार्जिन बढ़ा सकती है। इसलिए प्रोडक्टिविटी और वेज के बीच कोई मैकेनिकल रिलेशनशिप नहीं है, उसके बीच इंस्टीट्यूशंस होते हैं, लेबर मार्केट कंपटीशन, यूनियंस और वर्कर एसोसिएशंस, मिनिमम वेज, प्रॉफिट शेयरिंग, एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप, जॉब मोबिलिटी, पे ट्रांसपेरेंसी और अनएम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन। वर्कर जितनी आसानी से एम्प्लॉयर बदल सकता है, प्रोडक्टिविटी गेन में उसका हिस्सा उतना बड़ा हो सकता है। वर्कर जितना असुरक्षित होगा, एम्प्लॉयर उतना अधिक गेन कैप्चर कर सकता है। प्रोडक्टिविटी गेन का दूसरा रास्ता, कम वर्किंग आवर्स। हम अक्सर मानते हैं कि टेक्नोलॉजी का उद्देश्य समय बचाना है, लेकिन इतिहास में टाइम सेविंग टेक्नोलॉजी हमेशा लीजर नहीं देती। ईमेल ने कम्युनिकेशन तेज किया, लेकिन मीटिंग्स और मैसेजेस कम नहीं हुए। स्मार्टफोन्स ने काम को मोबाइल बनाया, लेकिन ऑफिस को जेब में डाल दिया। एआई भी दो विपरीत भविष्य बना सकता है। पहले भविष्य में 8 घंटे का काम 6 घंटे में होगा, 4 डे वर्क वीक संभव होगा, रूटीन डॉक्यूमेंटेशन कम होगी, एम्प्लॉय फैमिली और क्रिएटिव वर्क को समय देगा। दूसरे भविष्य में 6 घंटे में होने वाले काम के बाद कंपनी 2 घंटे का नया टारगेट जोड़ देगी। रिसोर्स टाइम 24 घंटे से बढ़ाकर 15 मिनट हो जाएगा। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग लगातार होगी। एआई एम्प्लॉय की हर एक्टिविटी मेजर करेगा। कुछ शुरुआती एविडेंस दोनों दिशाओं की संभावना दिखाता है। 66 फर्म्स और 7,137 नॉलेज वर्कर्स के 6 महीने के एक्सपेरिमेंट में एआई टूल इस्तेमाल करने वाले एक्टिव यूजर्स ने ईमेल पर प्रति सप्ताह करीब 2 घंटे कम लगाए और रेगुलर आवर्स के बाहर काम भी किया। लेकिन इंडिविजुअल टूल एक्सेस से ओवरऑल टास्क कंपोजिशन या आउटपुट में बड़ा बदलाव नहीं मिला। इसका संकेत है कि केवल सॉफ्टवेयर देना पर्याप्त नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन को वर्कफ्लो भी बदलना पड़ता है। दूसरी ओर 2025 की एक NBER नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च स्टडी ने पाया कि अधिक एआई एक्सपोज्ड वर्क में लॉन्गर वर्क डेज और कम लीजर का संबंध दिखाई दे सकता है, खासकर तब जब टेक्नोलॉजी ह्यूमन लेबर को कॉम्प्लीमेंट करे लेकिन वर्कर की बार्गेनिंग पावर कमजोर हो। प्रोडक्टिविटी का गेन फर्म, कंज्यूमर या क्लाइंट ले सकता है, जबकि एम्प्लॉय को ज्यादा वर्कलोड मिलता है। इसलिए भविष्य का सबसे महत्वपूर्ण लेबर डिमांड केवल ये नहीं होगा हमें ज्यादा सैलरी दो। एक और डिमांड होगी, अगर एआई ने 30% टाइम बचाया है तो उस सेव्ड टाइम का हिस्सा वर्कर को भी मिलना चाहिए। प्रोडक्टिविटी गेन का तीसरा रास्ता, कंज्यूमर के लिए सस्ती चीजें। अब उस आर्गुमेंट पर आते हैं जो अक्सर वेज डिबेट में गायब रहता है। मान लीजिए आपकी सैलरी केवल 3% बढ़ी, लेकिन उसी साल मेडिकल कंसल्टेशन 30% सस्ती हुई, लीगल एडवाइस 60% सस्ता हुआ, पर्सनलाइज्ड एजुकेशन 80% सस्ती हुई, बैंकिंग और इंश्योरेंस चार्जेस घटे, गवर्नमेंट पेपर वर्क लगभग फ्री और इंस्टेंट हो गया। क्या आपकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब हुई? जरूरी नहीं। आपकी नॉमिनल इनकम धीमी बढ़ी, लेकिन आपकी रियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तेज बढ़ सकती है। किसी व्यक्ति का वेलफेयर केवल सैलरी से तय नहीं होता, उसे ब्रॉडली ऐसे समझा जा सकता है, सैलरी प्लस फ्री टाइम प्लस एफोर्डेबल सर्विसेज प्लस पब्लिक बेनिफिट्स प्लस कैपिटल इनकम माइनस इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने केवल वेजेस नहीं बढ़ाई, उसने कई वस्तुओं को मास प्रोड्यूस्ड और अफोर्डेबल बनाया। एआई फिजिकल गुड्स से पहले इंटेलेक्चुअल सर्विसेज की मार्जिनल कॉस्ट घटा सकता है। एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का पहला वर्जन बनाने में करोड़ों लग सकते हैं, लेकिन उसकी अगली कॉपी बहुत कम कॉस्ट में दी जा सकती है। इसी तरह एक अच्छे टीचर, डॉक्टर, लॉयर या फाइनेंशियल एडवाइजर का समय सीमित है, लेकिन उनका नॉलेज एआई सिस्टम में एनकोड और स्केल हो जाए तो बेसिक गाइडेंस लाखों लोगों तक पहुंच सकती है। यह पोटेंशियली बहुत बड़ा इक्वलाइजर है, लेकिन यहां सबसे बड़ा शब्द है पोटेंशियली। कॉस्ट कम होने का अर्थ प्राइस कम होना नहीं है। यदि मार्केट में केवल 2 या 3 प्रोवाइडर्स हैं तो वे कॉस्ट सेविंग कंज्यूमर को देने की बजाय प्रॉफिट में रख सकते हैं। यदि कंपटीशन मजबूत है, ओपन सोर्स ऑल्टरनेटिव्स हैं और कस्टमर्स आसानी से प्रोवाइडर बदल सकते हैं, तो कॉस्ट रिडक्शन का बड़ा हिस्सा लोअर प्राइसेज में जा सकता है। इसलिए एआई इकोनॉमी में कंपटीशन पॉलिसी भी सोशल पॉलिसी बन जाएगी। एजुकेशन सेक्टर में एआई के इम्पैक्ट को देखना जरूरी है। क्या पर्सनल ट्यूटर लग्जरी नहीं रहेगा? आज पर्सनलाइज्ड एजुकेशन महंगी है क्योंकि टीचर का समय लिमिटेड है। एक टीचर 40 बच्चों की क्लास में प्रत्येक बच्चे की वीकनेस रियल टाइम नहीं समझ सकता। एआई ट्यूटर थ्योरेटिकली हर बच्चे को उसकी भाषा में, उसकी लर्निंग स्पीड पर
अनलिमिटेड पेशेंस के साथ पर्सनलाइज्ड एग्जाम्पल देकर पढ़ा सकता है। नाइजीरिया में वर्ल्ड बैंक से जुड़े रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल में सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स ने 6 सप्ताह तक टीचर सुपरवाइज्ड एआई ट्यूटोरियल प्रोग्राम का उपयोग किया। ओवरऑल असेसमेंट में लर्निंग आउटकम्स लगभग 0.31 स्टैंडर्ड डेविएशन और इंग्लिश में करीब 0.23 स्टैंडर्ड डेविएशन बेहतर हुई। रिसर्चर्स ने इसे कंपेरेबल सेटिंग में लगभग 1.5 से 2 वर्षों की समान या लर्निंग प्रोग्रेस के बराबर बताया। महत्वपूर्ण बात यह थी कि एआई ने टीचर को हटाया नहीं, टीचर ने प्रॉम्प्ट्स, डिसिप्लिन, करिकुलम अलाइनमेंट और हॉलुसिनेशंस की निगरानी की। यह हमें एआई एजुकेशन का सही मॉडल बताता है। गलत मॉडल होगा बच्चे को चैटबॉट दे दो और टीचर हटा दो। सही मॉडल होगा टीचर को हर बच्चे के लिए एक इंटेलिजेंट असिस्टेंट दे दो। फुल एडॉप्शन की दुनिया में टीचर कंटेंट डिलीवरी मशीन नहीं होगा, उसकी भूमिका होगी मोटिवेशन, इमोशनल सपोर्ट, सोशल लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग, फैक्ट्स और मिस इन्फॉर्मेशन में फर्क, कोलैबोरेशन और एथिकल जजमेंट। एआई शायद मैथमेटिक्स समझा देगा, लेकिन बच्चे में क्यूरियोसिटी, डिसिप्लिन और कैरेक्टर कौन बनाएगा? एजुकेशन सस्ती हो सकती है, पर केवल तब जब एआई सब्सक्रिप्शन नई कोचिंग मोनोपोली ना बन जाए। यदि प्रीमियम एआई ट्यूटर 20,000 महीना हो और फ्री मॉडल इंफीरियर हो तो इनइक्वालिटी और बढ़ सकती है। इसलिए एजुकेशन एआई को पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह देखना पड़ सकता है, लोकल लैंग्वेजेस, पब्लिक करिकुलम और टीचर लेड एक्सेस के साथ। हेल्थ केयर में भी डायग्नोसिस सस्ती होगी या ट्रीटमेंट और महंगा। हेल्थ केयर में एआई की सबसे बड़ी प्रॉमिस है स्कार्सिटी कम करना। भारत के छोटे शहर में स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, लेकिन पेशेंट की स्कैन, सिम्टम्स और हिस्ट्री एक एआई असिस्टेंट सिस्टम एनालाइज कर सकता है। लोकल डॉक्टर को रिकमेंडेशन मिल सकती है और डिफिकल्ट केस स्पेशलिस्ट तक स्केलेट किया जा सकता है। 2025 में प्रकाशित रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल में GPT-4 असिस्टेंस इस्तेमाल करने वाले फिजिशियंस ने सिमुलेटेड पेशेंट केयर मैनेजमेंट टास्क में कन्वेंशनल रिसोर्सेज वाले फिजिशियंस से औसतन 6.5 परसेंटेज पॉइंट्स बेहतर स्कोर किया। एक अलग क्लस्टर रैंडमाइज्ड ट्रायल में डायबिटिक आई एग्जामिनेशन के लिए ऑटोनोमस एआई ने स्पेशलिस्ट क्लिनिक प्रोडक्टिविटी लगभग 40% बढ़ाई। इसका ऑप्टिमिस्टिक अर्थ है डॉक्टर ज्यादा पेशेंट्स देख सकता है, डिजीज जल्दी डिटेक्ट हो सकती है, रूरल एरियाज में एक्सेस बढ़ सकता है, पेपर वर्क कम हो सकता है, बेसिक कंसल्टेशन सस्ती हो सकती है। लेकिन पेसिमिस्टिक अर्थ भी है, एआई अननेसेसरी टेस्ट रिकमेंड कर सकता है। हॉस्पिटल हर एआई सजेशन के बाद एक्सपेंसिव कंफर्मेटरी टेस्टिंग बेच सकता है। इंश्योरेंस कंपनी ओपेक एल्गोरिथम से क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। पेशेंट को चीपर केयर की बजाय नया फाइनेंशियल बर्डन मिल सकता है। मेडिकल एक्सपर्ट्स ने भी चेतावनी दी है कि एआई जनरेटेड रिकमेंडेशंस यदि इंश्योरेंस और क्लिनिकल प्रोटोकॉल से ठीक तरीके से न जुड़ी हों तो पेशेंट की फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है। इसलिए हेल्थ केयर कॉस्ट तभी घटेगी जब पेमेंट मॉडल सही होगा। यदि हॉस्पिटल को हर टेस्ट और प्रोसीजर से रिवेन्यू मिलता है तो एआई ज्यादा टेस्टिंग करा सकता है। यदि सिस्टम को पेशेंट आउटकम और प्रिवेंशन के लिए रिवार्ड मिलता है तो एआई कॉस्ट कम कर सकता है। टेक्नोलॉजी वही है, इंस्टीट्यूशन अलग है, आउटकम बदल गया। गवर्नमेंट सर्विसेज में एआई एडॉप्शन से हो सकता है कि सैलरी नहीं बढ़ी, लेकिन सोशल वेज बढ़ सकती है। किसी नागरिक की वास्तविक इनकम केवल एम्प्लॉयर से नहीं आती, उसे सरकार से भी एक प्रकार की इनडायरेक्ट इनकम मिलती है। गवर्नमेंट स्कूल, पब्लिक हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट, लीगल एड, क्लीन वाटर, पेंशन, चाइल्ड केयर, फास्ट पब्लिक सर्विसेज, इसे ब्रॉडली सोशल वेज कहा जा सकता है। मान लीजिए कि आपकी सैलरी 60,000 है। यदि प्राइवेट स्कूल, मेडिकल इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्ट पर 25,000 खर्च होता है तो डिस्पोजेबल इनकम 35,000 रह जाती है। लेकिन यदि क्वालिटी पब्लिक एजुकेशन, हेल्थ केयर और ट्रांसपोर्ट उपलब्ध हो जाए तो वही 60,000 सैलरी बहुत अधिक परचेजिंग पावर देती है। एआई गवर्नमेंट्स को फॉर्म्स ऑटोमेटिकली प्रोसेस करने, टैक्स फ्रॉड डिटेक्ट करने, बेनिफिट एलिजिबिलिटी आइडेंटिफाई करने, सिटीजन क्वेश्चंस आंसर करने, कोर्ट डॉक्यूमेंट्स समराइज करने, लोकल लैंग्वेज ट्रांसलेशन करने, डिजास्टर फोरकास्टिंग सुधारने में मदद कर सकता है। ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने 2025 में 200 गवर्नमेंट एआई यूज केसेस का स्टडी किया। उसमें 57% यूज केस ऑटोमेटेड, स्ट्रीमलाइन या पर्सनलाइज्ड प्रोसेसेज और सर्विसेज पर केंद्रित थे।
ओईसीडी के 2026 डिजिटल गवर्नमेंट आउटलुक के अनुसार 36 में से 35 ओईसीडी कंट्रीज कम से कम एक गवर्नमेंट फंक्शन में एआई इस्तेमाल कर रही थी। हालांकि इम्पैक्ट मेजरमेंट, डेटा गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी अभी भी कमजोर हैं। आप कल्पना कीजिए, राशन, पेंशन, टैक्स रिफंड या प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए महीनों इंतजार न करना पड़े। एक सिटीजन अपनी भाषा में एआई असिस्टेंट से आवेदन करे, सिस्टम डॉक्यूमेंट्स क्रॉस चेक करे, ह्यूमन ऑफिसर केवल एक्सेप्शन या डिस्प्यूट देखे। ये कोई सैलरी इंक्रीमेंट नहीं है, लेकिन ये समय, रिश्वत, ट्रेवल कॉस्ट और अनसर्टेनिटी की बचत है। यानी व्यक्ति रिचर महसूस नहीं करता, भले पे स्लिप बहुत तेजी से न बढ़े। प्रोडक्टिविटी गेन का चौथा रास्ता, कैपिटल ओनर। अब ये एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन है। एआई सिस्टम का मालिक कौन है? मॉडल किसका है? डेटा सेंटर किसका है? चिप्स किसके हैं? क्लाउड किसका है? ट्रेनिंग डेटा किसका है? कस्टमर रिलेशनशिप किसके पास है? यदि एआई प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है और इन असेट्स का ओनरशिप कुछ कंपनियों या इन्वेस्टर्स के पास कॉन्सेंट्रेटेड है, तो गेन कैपिटल इनकम में जाएगा। शेयर होल्डर्स को हायर प्रॉफिट, हायर डिविडेंड्स, हायर स्टॉक वैल्यूएशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेंट्स मिलेंगे। वर्कर्स को शायद केवल एआई टूल इस्तेमाल करने की अनुमति मिलेगी। आईएमएफ की 2025 मॉडलिंग बताती है कि एआई वेज इनइक्वालिटी कुछ परिस्थितियों में घटा भी सकता है, क्योंकि कुछ हाई इनकम टास्क ऑटोमेट हो सकते हैं। लेकिन हाई इनकम वर्कर्स एआई के साथ अधिक कॉम्प्लीमेंट्री साबित हों और कैपिटल ओनरशिप भी उन्हीं के पास कॉन्सेंट्रेटेड हो, तो वेल्थ इनइक्वालिटी बढ़ सकती है। फर्म्स द्वारा हाई वेज टास्क ऑटोमेट करने की इंसेंटिव एडॉप्शन और कैपिटल रिटर्न्स दोनों बढ़ा सकती है। यूएनसीटीएडी, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट्स ने 2025 में चेतावनी दी कि एआई मार्केट के इकोनॉमिक बेनिफिट्स हाईली कॉन्सेंट्रेटेड रह सकते हैं और डेवलपिंग कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्स तथा गवर्नेंस में पीछे रह सकते हैं। उसका एस्टिमेट है कि एआई मार्केट 2033 तक लगभग 4.8 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है, लेकिन 118 देशों के प्रमुख एआई गवर्नेंस डिस्कशन में पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इसलिए एआई इनइक्वालिटी केवल स्किल इनइक्वालिटी नहीं होगी, ये ओनरशिप इनइक्वालिटी भी होगी। एक व्यक्ति एआई इंजीनियर हो सकता है और अच्छा वेज कमाएगा, दूसरा व्यक्ति उसी एआई कंपनी का शेयर होल्डर होगा और बिना काम किए प्रोडक्टिविटी ग्रोथ का हिस्सा पाएगा। तीसरा व्यक्ति एआई से डिस्प्लेस्ड होगा और उसके पास न स्किल होगी न शेयर्स। फुल एडॉप्शन के बाद इनकम का बड़ा प्रश्न होगा, क्या सिटीजन्स केवल एआई के यूजर्स होंगे या एआई इकोनॉमी के ओनर्स भी? एंट्री लेवल जॉब्स का संकट देखना जरूरी है। एआई का सबसे अंडररेटेड खतरा मास अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, बल्कि करियर लैडर का टूटना हो सकता है। सीनियर लॉयर बनने से पहले जूनियर लॉयर डॉक्यूमेंट्स पढ़ता है, सीनियर अकाउंटेंट बनने से पहले ट्रेनी रिकॉन्सिलिएशन करता है, एडिटर बनने से पहले जूनियर रिपोर्टर रिसर्च और ट्रांसक्रिप्शन करता है, प्रोग्रामर बनने से पहले डेवलपर बेसिक कोड और डीबगिंग करता है। यदि एंट्री लेवल टास्क एआई करने लगे तो कंपनी कह सकती है, हमें 5 जूनियर नहीं चाहिए, एक एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय और एआई पर्याप्त हैं। शॉर्ट टर्म में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन 10 वर्ष बाद एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय कहां से आएगा? यदि जूनियर रोल ही खत्म हो गया तो सीनियर टैलेंट पाइपलाइन टूट सकती है। एआई का पैराडॉक्स ये है कि ये बिगिनर को तेजी से प्रोडक्टिव बना सकता है, जैसा कस्टमर सपोर्ट स्टडी में दिखा, लेकिन कंपनी बिगिनर को हायर ही ना करे तो लर्निंग अपॉर्चुनिटी समाप्त हो सकती है। इसलिए अप्रेंटिसशिप और एंट्री लेवल एम्प्लॉयमेंट को रीडिजाइन करना होगा। नया जूनियर एम्प्लॉय रूटीन आउटपुट के लिए नहीं, बल्कि एआई वेरिफिकेशन, क्लाइंट ऑब्जर्वेशन, डोमेन अंडरस्टैंडिंग, एथिकल रीजनिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए हायर किया जा सकता है। लेकिन इसके बाद कंपनीज को शॉर्ट टर्म पेरोल सेविंग से आगे सोचना होगा। इंडिया के लिए ये अपॉर्चुनिटी भी है और बड़ा खतरा भी। भारत की ग्रोथ स्टोरी में आईटी सर्विसेज, बीपीओ, फाइनेंस, कंसल्टिंग और बैक ऑफिस वर्क का बड़ा योगदान रहा है। इन सेक्टर्स की स्ट्रेंथ ही एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग वर्कर्स कंपैरेटिवली कम कॉस्ट पर ग्लोबल सर्विसेज देते थे। लेकिन अब जनरेटिव एआई वही टास्क ऑटोमेट कर रहा है जिन पर सर्विसेज आउटसोर्सिंग खड़ी हुई। कोडिंग सपोर्ट, डॉक्यूमेंटेशन, कस्टमर क्वेरीज, रिपोर्ट प्रिपरेशन, कंटेंट मॉडरेशन, बेसिक फाइनेंशियल एनालिसिस, ट्रांसलेशन। इंडिया के जॉब एडवर्टीजमेंट डेटा पर आईएमएफ लिंक्ड रिसर्च में एआई रिलेटेड जॉब्स ने वेज प्रीमियम दिखाया, लेकिन ये
अपॉर्चुनिटीज कुछ सिटीज, फर्म्स और हाईली एजुकेटेड वर्कर्स में कॉन्सेंट्रेटेड थी। फर्म्स में एआई डिमांड बढ़ने के साथ नॉन एआई और टोटल लेबर डिमांड पर निगेटिव इफेक्ट्स भी पाए गए, विशेष रूप से इंटेलेक्चुअल और एनालिटिकल टास्क में। वर्ल्ड बैंक की 2025 साउथ एशिया रिपोर्ट के अनुसार रीजन के लगभग 15% वर्कर ऐसे जॉब में हैं जहां एआई ह्यूमन लेबर का मजबूत कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। लेकिन मॉडरेटली एजुकेटेड यंग वर्कर्स, खासकर बिजनेस सर्विसेज और आईटी में वल्नरेबल भी हैं। रिपोर्ट ने पाया कि चैट जीपीटी के बाद सबसे ज्यादा एआई एक्सपोज्ड और रिप्लेसेबल ऑक्यूपेशन में जॉब लिस्टिंग अन्य ऑक्यूपेशन की तुलना में लगभग 20% कम हुई। अब भारत के सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, सस्ता ह्यूमन लेबर मॉडल। इंडियन कंपनी कहे, हम पश्चिम से सस्ता ह्यूमन लेबर देते हैं। यह मॉडल एआई के सामने कमजोर होगा क्योंकि सॉफ्टवेयर की मार्जिनल कॉस्ट ह्यूमन सैलरी से भी कम हो सकती है। दूसरा रास्ता, ह्यूमन प्लस एआई कैपेबिलिटी मॉडल। इंडियन कंपनी कहे, हम डोमेन एक्सपर्टीज, एआई सिस्टम्स, क्वालिटी एश्योरेंस और लार्ज स्केल इंप्लीमेंटेशन देते हैं। यह हाई वैल्यू मॉडल होगा। भारत की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी केवल ग्लोबल आउटसोर्सिंग नहीं है। एआई का यूज लोकल लैंग्वेज एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर्स एडवाइस, लीगल असिस्टेंस, एमएसएमई अकाउंटिंग, गवर्नमेंट सैलरी डिलीवरी में हो सकता है। भारत की विशाल पॉपुलेशन एआई प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट ही नहीं, ट्रेनिंग ग्राउंड और इनोवेशन एनवायरनमेंट भी बन सकती है। लेकिन लाभ तभी होगा जब पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज और डोमेस्टिक फर्म्स केवल फॉरेन मॉडल्स के कस्टमर न बने। उन्हें लोकल लैंग्वेज डेटा, ओपन इंफ्रास्ट्रक्चर और डोमेन स्पेसिफिक सिस्टम में कैपेबिलिटी बनानी होगी। एआई फुल एडॉप्शन के बाद तीन संभावित दुनिया हो सकती है। अब हम वर्ष 2035 की तीन अलग तस्वीर बनाते हैं। दुनिया एक, एआई फ्यूडलिज्म। कुछ ग्लोबल कंपनीज के पास मॉडल्स, चिप्स, क्लाउड और डेटा का कंट्रोल है। हर बिजनेस उन्हीं को सब्सक्रिप्शन देता है। कंपनीज वर्कफोर्स कम करती हैं, रिमेनिंग एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी और वर्कलोड बढ़ता है। हेल्थ केयर और एजुकेशन में एआई है, लेकिन प्रीमियम सिस्टम्स महंगे हैं। रिच फैमिलीज के बच्चों को बेस्ट एआई ट्यूटर मिलता है, बाकी लोगों को एडवर्टीजमेंट ड्रिवन लो क्वालिटी वर्जन। गवर्नमेंट टैक्स बेस खोती है क्योंकि लेबर इनकम कम और कैपिटल प्रॉफिट्स मोबाइल हैं। इस दुनिया में जीडीपी बढ़ सकती है, स्टॉक मार्केट भी बढ़ सकता है, लेकिन मीडियन वर्कर इकोनॉमिकली इनसिक्योर होगा। बहुत लोग एम्प्लॉयड होंगे, लेकिन बार्गेनिंग पावर उनकी कमजोर होगी। ये टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड और सोशली फ्रेजाइल दुनिया होगी। अब हम दूसरी दुनिया को देखते हैं, चीप अबंडेंस। वीक वेजेज एआई कंपटीशन बहुत बढ़ा देता है। सॉफ्टवेयर एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, लीगल ड्राफ्टिंग और बेसिक डायग्नोसिस बहुत सस्ते हो जाते हैं। सैलरी ग्रोथ धीमी रहती है, लेकिन लिविंग कॉस्ट भी कई क्षेत्रों में घटती है। लोग कम कमाते हुए भी ज्यादा सर्विसेज कंज्यूम करते हैं। समस्या ये होगी कि हाउसिंग, लैंड, एनर्जी और फिजिकल हेल्थ केयर जैसी स्कार्स चीजें उतनी सस्ती नहीं होंगी। डिजिटल एबंडेंस होगी, लेकिन फिजिकल स्कार्सिटी बनी रहेगी। आपके पास फ्री एआई ट्यूटर होगा, मगर अच्छे स्कूल नेबरहुड में घर महंगा रहेगा। एआई मेडिकल एडवाइस फ्री होगी, मगर हॉस्पिटल बेड और मेडिसिन महंगा हो सकता है। इस दुनिया में वेलफेयर बढ़ेगा, लेकिन वेल्थ इनइक्वालिटी रह सकती है। अब हम देखते हैं तीसरी दुनिया को, शेयर्ड प्रोडक्टिविटी। सोसाइटी एआई प्रोडक्टिविटी गेन्स का हिस्सा चार रास्तों से डिस्ट्रीब्यूट होता है: वेजेज और प्रॉफिट शेयरिंग, शॉर्टर वर्किंग आवर्स, लोअर कंज्यूमर प्राइसेज, बेहतर पब्लिक सर्विसेज। गवर्नमेंट क्वालिटी एआई ट्यूटर्स, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और सिटीजन सर्विसेज उपलब्ध कराती है। एम्प्लॉयज को एआई ड्रिवन एफिशिएंसी बोनस या इक्विटी मिलता है। 4-डे वर्क वीक में कुछ सेक्टर में नॉर्मल होती है। पेंशन फंड्स और पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड्स एआई कंपनीज में ओनरशिप रखते हैं, जिससे सिटीजन्स कैपिटल रिटर्न में इनडायरेक्टली भागीदार बनते हैं। कंपटीशन पॉलिसीज मोनोपोलीज को रोकती हैं। ओपन स्टैंडर्ड्स स्मॉल फर्म्स को बड़ी प्लेटफॉर्म पर निर्भर होने से बचाते हैं। इस दुनिया में टेक्नोलॉजी केवल आउटपुट नहीं बढ़ाती, वो ह्यूमन फ्रीडम बढ़ाती है। लेकिन ये दुनिया मार्केट अपने आप नहीं बनाएगा, इसे पॉलिसी और कलेक्टिव बार्गेनिंग से बनाना होगा। क्या एआई ड्रिवन वर्ल्ड में यूबीआई, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, एक सॉल्यूशन होगा? एआई डिबेट में अक्सर कहा जाता है, जॉब्स जाएंगी तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम दे देंगे। यूबीआई उपयोगी हो सकता है,
खासकर सीवियर डिस्ट्रप्शन में। लेकिन केवल कैश ट्रांसफर पर्याप्त नहीं। यदि सरकार हर व्यक्ति को 10,000 दे और उसी दौरान आपका रेंट 8,000 बढ़ जाए, हेल्थ इंश्योरेंस महंगा हो जाए, एजुकेशन सब्सक्रिप्शन मोनोपोलाइज्ड हो, एआई प्लेटफॉर्म्स फीस बढ़ा दें, तो इनकम का बड़ा हिस्सा लैंडलॉर्ड्स और प्रीमियम ओनर्स कैप्चर कर सकते हैं। इसलिए यूनिवर्सल बेसिक सर्विसेज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट, चाइल्ड केयर, लीगल असिस्टेंस। कैश व्यक्ति को चॉइस देता है, पब्लिक सर्विसेज एसेंशियल कॉस्ट कम करती है। एआई एज में शायद सबसे प्रैक्टिकल सेटलमेंट होगा, कुछ इनकम गारंटी प्लस स्ट्रॉन्ग पब्लिक सर्विसेज प्लस ब्रॉड कैपिटल ओनरशिप। एआई प्रोडक्टिविटी को कैसे बांटा जाए, ये सबसे अहम सवाल है। 8 जरूरी संस्थागत बदलाव करने होंगे। पहला, प्रोडक्टिविटी केवल कंपनी मेट्रिक न रहे। कंपनीज रेवेन्यू पर एम्प्लॉय मेजर करती हैं। वर्कर्स को भी पता होना चाहिए एआई के बाद आउटपुट कितना बढ़ा, हेड काउंट कितना बदला, वर्किंग आवर्स कैसे बदले, वेज शेयर कितना बदला। ट्रांसपेरेंसी के बिना वर्कर गेन नेगोशिएट नहीं कर सकता। दूसरा, प्रॉफिट शेयरिंग और एम्प्लॉय इक्विटी। यदि प्रोडक्टिविटी गेन अनसर्टेन है तो हर सैलरी अपफ्रंट 30% बढ़ाना कठिन हो सकता है, लेकिन फर्म्स गेन शेयरिंग फॉर्मूला बना सकती हैं। प्रोडक्टिविटी बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप, टर्म टीम बेस्ड इंसेंटिव्स। इससे वर्कर केवल लेबर सेलर नहीं, कैपिटल पार्टिसिपेशन भी बनेगा। तीसरा, सेव्ड टाइम का अधिकार। एआई एडॉप्शन एग्रीमेंट में केवल ले ऑफ की चर्चा न हो, यह भी तय हो सेव्ड आवर्स का कितना हिस्सा वर्कलोड बढ़ाने में जाएगा, कितना ट्रेनिंग में, कितना शॉर्टर वीकेंड में, कितना कस्टमर सर्विस इंप्रूवमेंट में। चौथा, कंपटीशन और इंटरपोर्टेबिलिटी। कंज्यूमर को मॉडल, क्लाउड और प्लेटफॉर्म बदलने की फ्रीडम होनी चाहिए। डेटा पोर्टेबल होना चाहिए, पब्लिक स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। यदि बिजनेस एक एआई प्रोवाइडर में लॉक हो गया तो कॉस्ट रिडक्शन मोनोपोली रेंट बन जाएगी। पांचवा, पब्लिक एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। हर स्कूल, क्लिनिक और पंचायत अलग एक्सपेंसिव प्रोप्राइटरी सॉल्यूशन न खरीदें। गवर्नमेंट और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस कॉमन लैंग्वेज मॉडल्स, वेरीफाइड करिकुलम टूल्स, हेल्थ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स, सिक्योर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप या प्रोक्योर कर सकते हैं। इससे स्मॉल इंस्टीट्यूशंस को स्केल का बेनिफिट मिलेगा। छठा, एजुकेशन का करिकुलम बदलना। सिर्फ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नई कंप्यूटर लिटरेसी नहीं है। स्टूडेंट्स को चाहिए डोमेन नॉलेज, स्टैटिस्टिकल थिंकिंग, सोर्स वेरिफिकेशन, एआई लिमिटेशंस, कम्युनिकेशन, एथिक्स, कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म सॉल्विंग। एआई यूज करना और एआई पर निर्भर होना अलग चीजें हैं। सातवां, ट्रांजिशन। सिक्योरिटी वर्कर को जॉब खोने के बाद केवल 3 महीने का ऑनलाइन कोर्स देना पर्याप्त नहीं। उसे चाहिए इनकम सपोर्ट, पोर्टेबल हेल्थ इंश्योरेंस, रिकॉग्नाइज्ड ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप, रिलोकेशन असिस्टेंस, जॉब मैचिंग सपोर्ट। आईएमएफ और आईएलओ दोनों का ब्रॉड पॉलिसी मैसेज है कि एआई ट्रांजिशन को इंक्लूसिव बनाने के लिए सोशल प्रोटेक्शन, रीस्किलिंग और लेबर रीएलोकेशन सिस्टम मजबूत करना होगा। आठवां, नई इकोनॉमिक डैशबोर्ड। एआई इकोनॉमी को केवल जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट से मेजर नहीं किया जा सकता। हमें देखना होगा मीडियन रियल वेज, एवरेज वर्किंग आवर्स, एसेंशियल सर्विस कॉस्ट, लेबर शेयर ऑफ इनकम, कैपिटल ओनरशिप, हाउस होल्ड फ्री टाइम, पब्लिक सर्विस क्वालिटी, ज्योग्राफिक इनइक्वालिटी। क्योंकि एआई से जीडीपी बढ़ जाए लेकिन लोगों का समय, सिक्योरिटी और अफोर्डेबिलिटी खराब हो जाए तो वो अधूरा प्रोडक्टिविटी है। निष्कर्ष ये है कि एआई खुद से भविष्य तय नहीं करेगा, हमारे इंस्टीट्यूशंस करेंगे। बात 2035 में वापस पंकज की सैलरी पर आते हैं। वो शायद उतनी तेजी से सैलरी नहीं बढ़ी उसकी जितने उसके पिता की बढ़ी थी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में, लेकिन वो फिर भी ज्यादा प्रोस्पेरस हो सकता है यदि उसकी बेटी को अफोर्डेबल पर्सनलाइज्ड एजुकेशन मिले, उसके माता पिता को अर्ली डायग्नोसिस और सस्ता हेल्थ केयर मिले, गवर्नमेंट सर्विसेज इंस्टेंट हो, वर्किंग वीक छोटा हो और उसके पेंशन फंड में एआई इकोनॉमी की ओनरशिप हो। लेकिन वही पंकज गरीब भी हो सकता है यदि उसका काम लगातार मॉनिटर हो, वर्कलोड बढ़े, सैलरी स्टैग्नेंट करे, एआई सर्विसेज मोनोपोलाइज्ड हो और प्रोडक्टिविटी का पूरा गेन शेयर होल्डर्स ले जाएं। टेक्नोलॉजी दोनों जगह फ्यूचर संभव बनाती है। एआई का खुद का कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है, वो ना तो सोशलिस्ट है और ना कैपिटलिस्ट। वो एक प्रोडक्टिविटी मशीन है, लेकिन प्रोडक्टिविटी मशीन से पैदा हुआ सरप्लस किसे मिलेगा ये तय करेंगे ओनरशिप, कंपटीशन, लेबर इंस्टीट्यूशंस, टैक्सेशन, पब्लिक सर्विसेज और डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी।
इसलिए भविष्य की सबसे बड़ी लड़ाई मनुष्य बनाम मशीन नहीं होगी। असली लड़ाई होगी एआई से पैदा हुई दौलत में वर्कर, कंज्यूमर, सिटीजन और कैपिटल ओनर्स का हिस्सा कितना होगा। और शायद पहली बार हमें प्रॉस्पेरिटी को सैलरी से अलग देखना होगा। आपकी सैलरी ग्रोथ कम हो सकती है, फिर भी आप बेनिफिशियरी हो सकते हैं यदि जरूरी चीजें सस्ती हों, पब्लिक सर्विसेज बेहतर हों और आपका समय बचे। लेकिन यदि सैलरी कम बढ़े, सर्विसेज महंगी रहें, काम का दबाव बढ़े और प्रॉफिट कुछ लोगों के पास जाए, तो एआई ने प्रोडक्टिविटी बढ़ाई होगी, इंसानी समृद्धि नहीं। एआई एक रियलिटी है, इसलिए इसे अडॉप्ट करने के अलावा अब कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए बहस एआई एडॉप्शन पर नहीं, इसके फेयर शेयर डिस्ट्रीब्यूशन पर होनी चाहिए। शुक्रिया।